वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। आज इस वीडियो में 100 प्रश्नों का फुल प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जिसमें आपको हिंदी, अंग्रेजी, गणित के साथ साथ जीके जीएस का सभी तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो 14 मार्च और 21 मार्च का जो एग्जाम होने वाला है बिहार पुलिस के लिए, उसके लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। इसके साथ साथ आपका जो कांस्टेबल ड्राइवर 3 जनवरी का एग्जाम जिनका होने वाला, उसके लिए भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें सब तरह के उनको प्रश्न देखने को मिलेगा। और देखिए फ्रेंड्स, बिहार कांस्टेबल और बिहार पुलिस के जो सिलेबस है जो करीब मिलता जुलता है फ्रेंड्स, इसलिए जिनका एग्जाम 3 जनवरी के वो भी पूरा प्रैक्टिस सेट जरूर देखें फ्रेंड्स। इसमें क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है। रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्या है फ्रेंड्स, अभी की थोड़ा 3 जनवरी को कांस्टेबल ड्राइवर का एग्जाम है फ्रेंड्स, तो उसके सिलेबस अनुसार उससे संबंधित ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्रेंड्स। लेकिन 3 तारीख के बाद में फिर आपको हमारे चैनल पर बिहार कांस्टेबल जो 8,415 पदों की बहाली है उसकी पूर्ण रूप से सिलेबस अकॉर्डिंग टू सिलेबस तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए फटाफट देखते हैं, 100 प्रश्न को देखते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला सवाल है, क्रिकेट विश्व कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्रिकेट विश्व कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक है आशीष राय। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 2 को देखें कि एनिमल फॉर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एनिमल फॉर्म नामक पुस्तक के राइटर है जो आपका जॉर्ज ऑरवेल है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जॉर्ज ऑरवेल। सवाल नंबर 3 को देखें, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो सभी को इसका जवाब पता होना चाहिए, कहाँ? लंदन में है। सवाल नंबर 4 को देखें। सवाल नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा एक शेष दूसरों से मेल नहीं खाता? देखिए इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। कथकली, कुचिपुड़ी, भांगड़ा, भारतनाट्यम। 4 का राइट आंसर क्या होगा? तो 4 का जो राइट आंसर होगा आपका भांगड़ा हो जाएगा। ये सब देखिए शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। कथकली, कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम। कथकली जो कहाँ का है? केरला का है, याद रखिएगा। कुचिपुड़ी देखिए आज आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था, आंध्र प्रदेश का है। और भारतनाट्यम है जो तमिलनाडु का है। भांगड़ा कहाँ है? तो पंजाब का है, ठीक है। तो भांगड़ा है जो आपको कथकली, कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम में भांगड़ा शेष में से मेल नहीं खाता, ये आपका भिन्न है। भांगड़ा का है पंजाब का एक लोक नृत्य, ध्यान रखिएगा। भांगड़ा जो पंजाब का एक लोक नृत्य है, बाकी आपका भारतनाट्यम ये सभी जो क्या है, ये सब है जो शास्त्रीय नृत्य है, इसलिए वो मेल नहीं खाता है। सवाल नंबर 5 को देखें। सवाल नंबर 5 आपका है, संकेताक्षर NHRC का अभिप्राय है, इसका अभिप्राय क्या है पूछा जा रहा है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है। इसका फुल फॉर्म एक तरह से कर सकते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा NHRC का फुल फॉर्म। अगला सवाल है आपका, देखिए अंग्रेजी से है, ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा। सवाल नंबर 6 कह रहा कि चूज द पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। पैसिव वॉइस में आपको चुनना है, सी हेल्प्ड मी, तो क्या हो जाएगा? आई वॉज हेल्प्ड बाई हर हो जाएगा। इसका पैसिव करेगा, सिंपल है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा आई वॉज हेल्प्ड बाई हर। सवाल नंबर 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। सवाल नंबर 7 चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। यानी आपको नीचे जो सेंटेंस दिया हुआ है उसका सही ट्रांसलेट कौन किया हुआ? एकता में बल है, सभी यूनिटी इज स्ट्रेंथ। क्या हो जाएगा? 7 का ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तो देखिए इस टाइप का इंग्लिश का प्रश्न वहाँ भी पूछा जाएगा बिहार पुलिस में फ्रेंड्स। आपका चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सुटेबल बेस्ट सब्सटीट्यूट ऑफ द सेंटेंस, यानी अनेक शब्दों का एक शब्द चुनने के लिए करा है, ठीक है। तो कहता है अ स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ विंड, अ स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ विंड इज कॉल्ड गस्ट। गस्ट मतलब क्या होता है? एक तेज हवा का झोंका होता है, रखिएगा, याद रखिएगा। गस्ट मतलब क्या होता है? झोंका होता है। तो कहा स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ विंड, विंड मतलब हवा होता है, तो उसका जो अनेक शब्दों का एक शब्द गस्ट हो जाएगा। गस्ट मतलब तेज हवा का झोंका होता है। सवाल नंबर 9 को देखिए, कह रहा है चूज द करेक्ट सफिक्स टू मेक द वर्ड ग्रामेटिकली करेक्ट। देखिए सफिक्स होता है फ्रेंड्स, एक क्या होता है? परफिक्स होता है, ठीक है। तो सफिक्स मतलब क्या होता है पहले ये जाने। सफिक्स मतलब आपका होता है प्रत्यय होता है। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय, याद रखिएगा। सफिक्स मीन्स प्रत्यय होता है। प्रत्यय जो कोई भी शब्द के क्या लगता है? बाद में लगता है, लास्ट में लगता है। और परफिक्स मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है उपसर्ग, ठीक है। उपसर्ग ये क्या शब्द के पहले लगता है। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट आप लोग जरूर क्लियर रखिएगा, अच्छी तरह से याद रखिएगा कि सफिक्स मतलब क्या होता है? तो प्रत्यय होता है, और परफिक्स मतलब क्या होता है? तो उपसर्ग होता है। तो पूछा जा रहा है सफिक्स के बारे में, तो यहाँ पर क्या भराएगा? तो दिस इज अनडाउट
खाली स्थान है यहाँ पर, क्या भरेगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दिस इज अनडाउटेडली वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, अनडाउटेडली हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। सवाल नंबर 10 को देखें। सवाल नंबर 10 है चूज द एप्रोप्राइट आर्टिकल। आर्टिकल से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए ऑनर, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, ऑनर मतलब देखिए वॉवेल आ रहा है, अ आ रहा है, इसका मतलब एन लगेगा, सभी जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर तो कॉन्सोनेंट दिया हुआ है एच, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है फ्रेंड्स, तो अ हो रहा है, वॉवेल हो रहा है। ठीक है, इस तरह से आप जैसे ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट के जैसे लिखे ऑनेस्ट, इसमें भी प्रोनाउंसिएशन हो रहा है आपका क्या, अ उच्चारण हो रहा था, एन लगेगा। इस टाइप का शब्द ही, इस टाइप का ही आपको दिया जाएगा। अगला सवाल 11 नंबर सवाल देखिए मैथ से है। देखिए कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि इस पर सोल्व करने में नहीं बनता है, सिस्टम आ गया है फ्रेंड्स आपको, फिर उस पर सिस्टम से जब सोल्व करेंगे मैथ का फ्रेंड्स तो आपको लोग को अच्छा होगा। फिर भी मैं सोल्व करके चलता हूँ फ्रेंड्स, आपको समझाते चलता हूँ, समझते चलिएगा। एक समतल मैदान की लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितना है, 48 मीटर है, और उसका परिमाप 160 दिया हुआ है। तो मैदान की लंबाई ज्ञात करना है। तो मान लिए फ्रेंड्स आपका कि मैदान की लंबाई से हम लोग चलते हैं, मैदान की लंबाई x मानते हैं और चौड़ाई को y मानते हैं। तो कह रहा है कि एक समतल मैदान की लंबाई चौड़ाई अंतर इतना, यानी x माइनस वाई बराबर कितना, एक समीकरण बन गया 48 बन गया। ठीक है, एक समीकरण ही बन गया। अब कह रहा है कि इसका परिमाप, तो वो इसका परिमाप बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, तो क्या होता है उसका 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, यानी 2 इंटू एक्स प्लस वाई चौड़ाई। इतना दिया हुआ है, कितना परिमाप 160 दिया हुआ है। देखिए बन गया समीकरण। अब इसको हल करिएगा तो 2 से काट दिया यहाँ तो कितना हो जाएगा, 80 से कट जाएगा, यानी एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है, एक तो आपको समीकरण था एक्स माइनस वाई बराबर कितना था, 48 था फ्रेंड्स, और दूसरा कितना आया, हल करिए तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ गया आपका, 80 आ गया। ठीक है, अब दोनों को जोड़ दिए, कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 हो गया, और यहाँ पर 8 4 12 हो गया, 128 हो गया। ए आपका वाई से वाई कट गया, यानी 2x इक्वल टू कितना, 128 हो गया। 2x इक्वल टू कितना हो गया आपका, 128 हो गया। अब x का मान कितना हो जाएगा, काट दिए तो यहाँ पर कितना हो जाए, 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8, 64 आया। x हम क्या माने थे, आयत की लंबाई माने थे, तभी तो x माइनस वाई बराबर कितना लिखे थे, 48 लिखे थे। हमसे पूछा क्या जा रहा है, मैदान की लंबाई ज्ञात करना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 64, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 12 को देखिए। सवाल नंबर 12, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई। तो देखिए औरंगजेब ने है जो सिख के कितना 9वें गुरु की हत्या करवाई थी, और 9वें गुरु कौन था फ्रेंड्स, याद रखिएगा। औरंगजेब ने किस गुरु को, तो तेग बहादुर की हत्या करवाया था, यानी 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुरु तेग बहादुर। और जो गुरु तेग बहादुर थे वो क्या थे, सिख के कैमे गुरु थे, तो 9वें गुरु थे, याद रखिएगा। कौन से गुरु थे, तो 9वें गुरु थे। और 10वें गुरु कौन थे, तो आपका गुरु गोविंद सिंह हो गए, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी पटना में फ्रेंड्स, याद है। तो 10वें गुरु थे वो, और 9वें गुरु को दिए थे, फांसी दिया था। तो औरंगजेब ने किस गुरु को हत्या करवाई, तो गुरु तेग बहादुर को। तो प्रश्न को उस तरह से ही पूछा जा सकता है, कौन से गुरु थे, तो 9वें गुरु थे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर सवाल नंबर 13 को देखें कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था फ्रेंड्स, ये आपको बताना है। तो सवाल नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दयाराम साहनी ने किया था फ्रेंड्स। दयाराम साहनी ने कब किया था, तो 1921 ईस्वी में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज कब किया था, तो 1921 ईस्वी में किया था। 13 क्वेश्चंस को हम लोग देख लिए। ठीक फ्रेंड्स, देखिए थोड़ा वक्त दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम में आपको 2 घंटा समय मिलता है फ्रेंड्स। यहाँ पर सोल्यूशन में कोशिश करेंगे फ्रेंड्स कि आधा घंटा में हो जाए। ठीक है, आधा घंटा 35 मिनट 40 मिनट कम से कम समय में सोल्यूशन हो जाए, लेकिन थोड़ा समझ करके दे, थोड़ा वक्त दे। चलिए सवाल नंबर 14 को देखें। सवाल नंबर 14, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। सवाल नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा, हजरत महल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो लखनऊ से आपका हजरत महल किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। और कुंवर सिंह अपना बिहार से किए थे फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये सभी इसका जो सभी का कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 15 को देखें कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। सौर प्रणाली के बारे में पूछा जा रहा है। 15 का राइट आंसर क्या होगा, कॉपरनिकस ने किया था। केपलर ने क्या किया था, तो ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया था। ये भी याद रखिए, गैलीलियो है जो आपका दूरबीन का खोज किया था। ये सब का कॉन्सेप्ट आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स,
चलिए, तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, तो आपको कॉपरनिकस ने किया था। ग्रहों के गति के नियम के किसने, केपलर ने किया था। अगला शब्द है वास्तविक शब्द में से कौन सा प्रत्यय है। अब देखिए हिंदी से प्रश्न आ गया, ठीक है, हिंदी से प्रश्न आपको पूछा जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए कह रहा है कि वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, आपको करना है। तो वास्तविक प्रत्यय यानी कि शब्द के लास्ट में तो वास्तविक यानी इक प्रत्यय है। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लास्ट में इक आ रहा है। सवाल नंबर 17 को देखें, कटोरे में दही जम गई, इस वाक्य में किनसे संबंधित अशुद्धि दी गई है। तो क्या कटोरे में दही जम गई, क्या है, दही है जो क्या होता है फ्रेंड्स, गेस करें आप लोग। दही होता है जो आपका पुल्लिंग शब्द है, तो जम गई है जो गलत हो जाएगा, क्या होगा, दही है जो जम गया हो जाएगा, यानी लिंग से संबंधित अशुद्धि। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। सवाल नंबर 18 को देखिए, स्वाधीन शब्द का सही संधि विच्छेद है। स्वाधीन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्व जोड़ आधीन। ध्यान से देखें, स्व जोड़ आधीन। ठीक है फ्रेंड्स, बाद में मैं आपको हिंदी का स्पेशल प्रैक्टिस सेट कराऊंगा फ्रेंड्स, यानी हिंदी में आपको 15 पूछे या 12 पूछे, 12 में 12 आप लोग को उठाना है। मैं एग्जाम तक इस तरह से तैयारी करवा दूंगा। सिर्फ हमारे चैनल से बने रहें फ्रेंड्स, और लाइक जरूर करते रहें, कॉमेंट जरूर करते रहें। अगला सवाल है, अंदेशा शब्द का अर्थ है, क्या होता है, अंदेशा का अर्थ क्या होता है। कॉमन सेंस की बात है, संदेह होता है, अंदेशा हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। सवाल नंबर 20 को देखें, पुत शब्द में कौन सा उपसर्ग सही लगता है। उपसर्ग शब्द के पहले होता है, पुत में क्या लगेगा, तो गेस करें। 20 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क हो जाएगा। पुत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगता है, तो पुत उपसर्ग यानी कि क लगता है। तो आपका सवाल नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, जैसे कि आप शब्द बनाइएगा तो आपको समझ में, जैसे पूत है तो पूत में क जोड़ दिए, देखिए क और जोड़ यहाँ पूत, तो क्या हो गया, कपूत हो गया, एक शब्द बन गया। तो इस तरह से देखिए समझे, चूंकि शब्द के पहले उपसर्ग लगता है, तो पूत में कौन सा उपसर्ग सही लग रहा है, तो क लगा रहे हैं, तो क लगाने से क्या हो जाएगा, कपूत हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका हो जाएगा। 21 नंबर सवाल को देखें, अति चालकता उत्पन्न होती है जब पदार्थ, बहुत अच्छा सवाल है। तो अति चालकता उत्पन्न होती है जब पदार्थ क्या होता है। 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अति निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है तभी अति चालकता उत्पन्न होती है। सवाल नंबर 22 को देखें, किस पिंड का वेग समरूप कहा जाता है। किस पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब। 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जब कब वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित हो तो क्या कहा जाता है, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है, जब वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित हो तब। चलिए सवाल नंबर 23 को देखें कि गायरोस्कोप किस सिद्धांत पर आधारित है। गायरोस्कोप किस सिद्धांत पर आधारित। 23 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। गायरोस्कोप याद रखिएगा। सवाल नंबर 24 को देखें कि पृथ्वी के परितः घूमता हुआ एक कृत्रिम उपग्रह नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण क्या होता है। पृथ्वी का आकर्षण क्या होता है, तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसकी वक्र मार्ग पर गति के लिए त्वरण उत्पन्न करता है। यहाँ धुंधला दिख रहा है फ्रेंड्स, ध्यान से सुन लीजिएगा, इसका वक्र मार्ग पर गति के लिए त्वरण उत्पन्न करता है। ठीक है, यही कारण है कि पृथ्वी के परितः घूमता हुआ एक कृत्रिम उपग्रह नीचे नहीं गिरता है। क्या कारण है, इसकी वक्र मार्ग पर गति के लिए त्वरण उत्पन्न करता है। सवाल नंबर 25 को देखें, एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाले मशीन पर खड़ा है। ठीक है, पर खड़ा है। मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट की गति करेगी, क्या करेंगे, तो 25 का हो जाएगा आपका जो राइट आंसर, मुक्त रूप से नीचे की ओर जब जाएगा तभी है जो क्या है, उसका भार न्यूनतम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मुक्त रूप से जब नीचे जाएगा तब। तो ऑप्शन नंबर इसका डी है जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर अब 26 को देखते हैं। सवाल नंबर 26 आपका है, सवाल नंबर 26 है फ्रेंड्स, एक मिनट, कि द्विमंजिली बस के संतुलन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। 26 का, तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसमें दिया हुआ है, ए में दिया है एक में चौड़ा आधार, बी में निचली मंजिल पर अधिक यात्री, सी में है, 3 में है आपका ऊपरी मंजिल पर अधिक यात्री। तो द्विमंजिला बस जो होता है देखिए मुंबई में चलता है, तो उसके संतुलन के लिए कर रहा है। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 और 2 होना चाहिए, चौड़ा आधार उसका बेस चौड़ा होना चाहिए और निचली मंजिल पर अधिक यात्री होना चाहिए, तभी वो संतुलित रहेगा, यानी 26 का बी हो जाएगा। 27 नंबर सवाल है
कि एक शिकारी पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर को के मस्तक के मध्य में निशाना साधता है। जैसे ही वह गोली चलाता है बंदर नीचे कूद जाता है। जैसे गोली चलाता है और वो बंदर कूद जाता है तो गोली क्या होगा? तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निशाने से ऊपर लगेगी। जब बंदर कूद जाएगा तो क्या होगा? नीचे निशाने से वो गोली ऊपर लगेगी। चलिए सवाल नंबर अब 28 को देखते हैं। सवाल नंबर 28 आपका है कि एक ड्रम को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है, क्योंकि एक कोई भी ड्रम देखिए उसको लुढ़का खींचिएगा तो ज़्यादा जोर पड़ता है, लेकिन लुढ़काते हैं तो क्या होता है? इस पे जोर कम पड़ता है। तो 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोटनी घर्षण का मान स्पर्शी घर्षण से कम होता है। बहुत अच्छा सवाल है। क्या होता है? लोटनी घर्षण का मान सर्पी घर्षण से कम होता है। यही कारण है कि खींचने के बजाय लुढ़काने में आसान होता है। सवाल नंबर 29 को देखें। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है। निम्न में से क्या संरक्षित रहेगा? घूर्णन करती एक गोल मेज पर बैठ जाता है अचानक, तो क्या संरक्षित रहेगा? 29 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कोणीय वेग है जो आपका क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा, कोणीय संवेग। चलिए अगला सवाल है। समान आयतन तथा द्रव्यमान के दो बर्तन एच गहराई तक जल में डुबोए जाते हैं। बर्तन ए की तली से जल के अंदर प्रवेश करता है। यदि ए तथा बी को डूबने में किए गए कार्य WA तथा WB है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बता देता हूँ फ्रेंड्स। सवाल नंबर जो आपका 30 है, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल को देखें। सवाल नंबर 31 है। निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोट का कारण होता है? तो विस्फोट के लिए पूछा जा रहा है। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ, मीथेन तथा वायु का। निम्नलिखित गैस युगों में से किसका मिश्रण, यानी किसका मिश्रण जो खानों में विस्फोट होता है उसका प्रयोग किया जाता है? मीथेन तथा वायु का। अगला सवाल 32 नंबर सवाल को देखें कि निम्न में से किसका मुख्यालय नई दिल्ली में नहीं है? नई दिल्ली में आपका मुख्यालय नहीं है, तो गेस करिए इसका क्या होगा राइट आंसर। तो 32 का जो हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए भारतीय थल सेना का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका नई दिल्ली में है। उसके बाद में है आपका भारतीय नौसेना, इसका भी मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। उसके बाद में भारतीय वायुसेना, इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32 का आपका डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, यानी सभी का मुख्यालय तो दिल्ली है ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 32 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। तो याद रखिए भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना, तो तीनों का जो आपका मुख्यालय कहाँ पड़ता है आपका? तो दिल्ली में पड़ता है। मुख्यालय दिल्ली में ही पड़ता है फ्रेंड्स, तीनों को याद रखिएगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए तीनों सेना का मुख्यालय भी पता चल गया कहाँ पड़ता है, तो नई दिल्ली में पड़ता है। इसके अलावा भी जैसे तटरक्षा बल है फ्रेंड्स, उसका भी मुख्यालय आपको नई दिल्ली में है। फिर असम राइफल्स है तो इसका तो शिलांग में पड़ता है। लेकिन जो आप देखिए और एक होता पूछता है फ्रेंड्स एनसीसी के बारे में करें तो नेशनल कैडेट कोर, नेशनल कैडेट कोर का मुख्यालय भी जो आपको कहाँ है? नई दिल्ली में है। फिर आपका आ गया एनएसजी अर्थात आपको नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, इसका भी मुख्यालय जो दिल्ली में है। चलिए सवाल नंबर 33 को देखते हैं कि 2023 का विश्व कप क्रिकेट कहाँ प्रस्तावित है? बहुत अच्छा सवाल है, ये हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। तो कहाँ होगा? 33 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। कहाँ? भारत में होगा। 2023 का विश्व कप क्रिकेट भारत में प्रस्तावित है। ठीक है, और ये आपका 9 फरवरी से लेकर करके 26 मार्च 2023 तक चलेगा। याद रखिएगा 2023 में विश्व कप क्रिकेट कहाँ होगा? भारत में होगा। 34 नंबर सवाल को देखिए। लोकसभा अध्यक्ष अपनी कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं, कब करते हैं? 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाए, जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो जाता है तभी ये जो लोकसभा का अध्यक्ष कास्टिंग वोट का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? 35 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आपका सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया था। अगला सवाल को देखिए 36 नंबर। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, कृषि करते थे। प्राचीन काल में आर्यों का जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? कृषि था। 36 नंबर सवाल देख लिए फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 37 से देखते हैं। सवाल नंबर 37 आपका ये रहा कि महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्न में से किसके लिए की जाती है? तो 37 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है बाहुबली के लिए किया जाता है महामस्तकाभिषेक। ठीक है, देखिए बाहुबली जो कुश्ती अखाड़ा लगते हैं फ्रेंड्स, वहाँ पर मिट्टी भी सर में लगाते हैं।
सवाल नंबर 38 को देखें, संस्कृत ग्रंथ जामवती कल्याणम निम्न में से किसकी रचना है? कौन सा? जामवती कल्याणम किसकी रचना है? तो 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृष्णदेव राय की है। अगला सवाल को देखते हैं, 39 नंबर सवाल आपका कि बाबर ने प्रसिद्ध तुगलकनामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? टॉप मोस्ट वीवीआई जी के है। सवाल नंबर 39 का राइट आंसर क्या होगा? 39 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पानीपत के प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ था? डेट के साथ याद रखें, 21 अप्रैल, ठीक है, कितना? 21 अप्रैल कितना? 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम लड़ाई हुई थी। किनके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, जिसमें आपका इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। तो कब हुआ था? तो डेट याद रखिएगा, पानीपत की प्रथम लड़ाई 21 अप्रैल 1526 की हुई थी। तो यही इसी युद्ध में आपको बाबर ने जो तुगलकनामा नीति को अपनाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सवाल नंबर 40 को देखिए, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सुकरचिया। बहुत अच्छा सवाल है, सुकरचिया मिसल से संबंधित थे। 41 नंबर सवाल देखें, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय, जिन्होंने क्या किया था? बहुत काम किया था फ्रेंड्स। इन्होंने 20 अगस्त याद रखिएगा, 20 अगस्त 1828 ईस्वी को इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, ठीक है। और इन्हीं के प्रयास से, किनके? इन्हीं के प्रयास से, राजा राम मोहन के प्रयास से ही 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा पर कानून बना करके उसे गैर कानूनी घोषित किया गया था। ये जरूर आप याद रखिएगा। तो कह रहा है किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? राजा राम मोहन राय के। 42 नंबर सवाल है, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है? सभी जानते हैं इसका आंसर क्या होगा? तो सन्यासी विद्रोह के किए हैं, ठीक है। उनका जो आनंद मठ है उसमें लिखा है, उसमें जिक्र कौन सा विद्रोह का मिलता है? तो सन्यासी विद्रोह का मिलता है। अब देखिए सन्यासी विद्रोह कब हुआ था, इसके बारे में फिर देख ले, थोड़ा वक्त देखिए, पढ़ें फ्रेंड्स, पढ़ें तो अच्छी तरह से पढ़ें। तो सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? तो याद रखिएगा आपका 1766 से लेकर करके आपको 1760 ईस्वी में सन्यासी विद्रोह हुआ था। भील विद्रोह कब हुआ था फ्रेंड्स? ये भी याद रखिए, आपको 1825, ठीक है, 1825 से 31 के बीच में आपका भील विद्रोह हुआ था। तो ये सब याद रखिएगा। तो यहाँ पर था कि किसमें? तो सन्यासी विद्रोह हो जाएगा आनंद मठ में। सवाल नंबर 43 को देखें कि सिजगी है, सिजगी क्या है? 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थित सिजगी कहलाता है। क्या कहता है? सिजगी कहलाता है। सवाल नंबर 44 को देखें। सवाल नंबर 44 से कौन सा देशांतर प्रधान यामयोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है? 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी 180। फिर से सुनिए, कौन सा देशांतर प्रधान यामयोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है? तो आपका 180 डिग्री देशांतर। चलिए अगला सवाल है 45 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है? 45 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा अटलांटिक महासागर का। आपका प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर और हिंद महासागर से ज़्यादा लवणता है जो आपका अटलांटिक महासागर में पड़ता है। बहुत अच्छा सवाल है। अगला सवाल को देखिए 46 नंबर सवाल को, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो गेस करें 46 का राइट आंसर क्या होगा? सबसे लंबी पूछा जा रहा है तो आपका बांग्लादेश से होगा। ये प्रश्न तो बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा है जो आपका बांग्लादेश से है, और सबसे कम अगर जो पूछा जाए फ्रेंड्स तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों के कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। सबका बाद मैं बता देता हूँ। तो भारत का जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? सबसे पहले तो आपका बांग्लादेश के साथ में है। बांग्लादेश के साथ में कितना लंबाई में है फ्रेंड्स? तो वो भी याद रखें 4096, कितना? 4096 किलोमीटर जो आपका बांग्लादेश से लगता है। उसके बाद में दूसरा स्थान पर आता है, दूसरा अगर वो पूछा जाए तो चाइना के साथ में है। चाइना के साथ में कितना है? तो 3400 आपको 88 किलोमीटर है, ठीक है। तो इस तरह से दो कम से कम याद रखें। उसके बाद तीसरा में आ जाएगा पाकिस्तान आ जाएगा। तो पाकिस्तान के साथ कितना सीमा लगता है याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है। तो भारत की सीमा जो पाकिस्तान के साथ कितना दूरी तक लगता है? तो 3323 किलोमीटर लगता है। कितना? 3323 किलोमीटर। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बन रहा है। तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश से। और सबसे कम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान हो जाएगा, ठीक है। अफगानिस्तान हो जाएगा सबसे कम। उसके साथ कितना है? तो उसके साथ में मात्र कितना है? तो 106 किलोमीटर है जो उसके साथ सीमा जुड़ता है भारत का। तो इसमें दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट बताए फिर सबको याद करिएगा। चलिए सवाल नंबर 47 को देखें। सवाल नंबर 47 है कि वेम्बानाद, ठीक है, वेम्बानाद झील किस राज्य में स्थित है?
तो वेम्बनाड जो आपका केरला राज्य में स्थित है। वेम्बनाड झील है जो किस राज्य में है? तो केरला राज्य में आपका स्थित है। सवाल नंबर 48 को देखिए, निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग को प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है? अगर आप लोग कहिएगा फ्रेंड्स तो यही जो बुक से मैं करा रहा हूँ, यही बुक से आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराऊंगा। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा बेस्ट बुक है। ऐसा सभी जो ऑथेंटिक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिल्कुल एग्जाम टाइप क्वेश्चन है, तो आप लोग कॉमेंट करके हमें जरूर फटाफट बताइएगा कि क्या इसी से प्रैक्टिस सेट आप लोग को करवाया जाए। तो सवाल नंबर 48 है, निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही क्या है सिवाय एक, यानी सब सही है, एक है जो गलत है। 48 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका जो करेक्ट होगा, ये जो गलत है। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, ये है जो आपका गलत है। ठीक है, कह रहा है कि नर्मदा नदी के में किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, तो ये क्या है? गलत है। महाकालेश्वर मंदिर है जो आपका क्षिप्रा नदी के पास में है। ये कह रहा है क्या फ्रेंड्स कि इसके आपका महाकालेश्वर मंदिर है जो आपको किस नदी के? नर्मदा के, तो ये गलत हो जाएगा ना। तो बाकी सब देख ले, यह अमरकंटक के निकट से निकलती है, सही है नर्मदा नदी। मार्बल रॉक्स के समूह के बीच में से बहती है, ये भी सही है। इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, सही है, ये सब सही है। तो सब याद करिएगा, सरदार सरोवर बांध है जो किस नदी पे है? तो नर्मदा नदी पे है। अब गलती क्या है? तो इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर स्थित है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि महाकालेश्वर मंदिर है जो आपका क्षिप्रा नदी के किनारे में स्थित है। मंदिर ये जो उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे पर अवस्थित है महाकालेश्वर मंदिर। तो आपका ये तो बहुत सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 49 को, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? कॉफी यानी कहवा, क से कहवा, क से क्या हो जाता है? कर्नाटक रखे, पकड़ के रखे, यानी आपका 49 नंबर का क्या होगा? बी हो जाएगा। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफी यानी कहवा उत्पादन किया जाता है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन तो देख लिए फ्रेंड्स, आधा क्वेश्चन हम लोग देख लिए, 50 सब और बचा हुआ है। धैर्य बनाए रखें फ्रेंड्स और अच्छी तरह से प्रैक्टिस सेट करें, प्रत्येक दिन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक विद्यमान है? बहुत अच्छा सवाल है। सबसे ज्यादा वन भारत में किस प्रकार का है? 50 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन है। ठीक है फ्रेंड्स, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन है जो सबसे ज्यादा है भारत में। 51 नंबर सवाल को दे, भारत में 2 सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन कौन है? कौन कौन होगा 51 का? आप गेस करें इसका राइट आंसर। ए में महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु, बी में महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश, सी में गोवा एवं मिजोरम, और डी में है गुजरात एवं कर्नाटक। तो सवाल नंबर जो 51 है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, गोवा और मिजोरम। कह रहा है कि भारत में 2 सर्वाधिक नगरीकृत है, तो सबसे ज़्यादा नगरीकृत आपका गोवा है, उसके बाद उसके साथ साथ में आपका मिजोरम है। तो 51 नंबर सवाल का है जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, कितना प्रतिशत में देखा जाए तो अब गोवा है जो आपको कितना है? आपका 62.2% है जो नगरीकृत है। मिजोरम उसके बाद में 52.1% आता है, दूसरा स्थान पर यही आता है। उसके बाद में तमिलनाडु आता है 48% पर, उसके बाद में महाराष्ट्र आता है आपको 45% पर। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। यानी भारत में 2 सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन कौन है? तो आपका गोवा और मिजोरम। गोवा 62% है, उसके बाद में 52% पर लेकर करके दूसरा स्थान पर मिजोरम है, और महाराष्ट्र जो आपको पड़ जाता है चौथा पर। ठीक है, सवाल नंबर 52 को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है? गेस करिए, बहुत अच्छा सवाल है। कौन सा है? हल्दिया ओडिशा, गिनते चलिएगा। जामनगर महाराष्ट्र, नुमालीड गुजरात, डी में है पानगुड़ी तमिलनाडु। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो 52 नंबर सवाल है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है कौन सा युग में सुमेलित है? ये है जो आपका सुमेलित है, बाकी सब ये जो सम्मिलित नहीं है, सबका मैं बता देता हूँ। तो पाननगुड्डी जो आपको तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, अब हल्दिया है, तो हल्दिया कहाँ पड़ता है? तो हल्दिया आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ना कि उड़ीसा में पड़ता है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, हल्दिया कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। जामनगर है, तो जामनगर आपका कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है, ना कि महाराष्ट्र में पड़ता है, गलत है। इसके बाद में आप क्या? नुमालीड, तो नुमालीड आपको कहाँ पड़ता है? ये असम में पड़ता है। नुमालीड है जो आपका असम में पड़ता है। तो सुमेलित कौन है आपका? तो पानगुड्डी तमिलनाडु। समझ गए होंगे। चलिए सवाल नंबर 53 को देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया था जो भारत के संविधान की उद्देशिका का आधार बना था? तो 13 दिसंबर 1946 को किसने किया था? 53 का सब जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 54 को देखिए, जर्मनी के वाइमर संविधान से निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय संविधान में लिया गया? देखिए किस तरह से घुमाता है क्वेश्चन। कभी पूछेगा आपको, डायरेक्ट पूछेगा कि जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है, या तो जो लिया गया है वही इसके बारे में बताया जाएगा। तो क्या लिया गया है यहाँ से?
आपका लिया गया है ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के विलंबन संबंधी प्रावधान को जर्मनी के वाइमर संविधान से आपको लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, और क्या क्या पूछा जाता है तो उसका भी देख लिए, ध्यान से सुनिएगा, पढ़िए फ्रेंड्स, थोड़ा समय देके पढ़िए लेकिन अच्छी तरह से पढ़िए, तैयारी अच्छी हो जाएगी। कह रहा है गणतंत्रीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है, तो गणतंत्रीय प्रणाली अगर पूछा जाए तो आपका फ्रेंड्स फ्रांस के संविधान से लिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए राष्ट्रीय आपातकाल हो गया ही तो कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी से लिया गया है। अब देखिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका अमेरिका से लिया गया है। ध्यान से सुनते चलिएगा, जो इंपॉर्टेंट है बता देता हूँ, अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद में एकल नागरिकता, देखिए पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में, एकल नागरिकता है भारत में, एकल नागरिकता ये कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। अब पूछा जाए आपको कि समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो सोवियत संघ रूस से लिया गया है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य, एक वीडियो में फ्रेंड्स बोलने में मिस्टेक हो गया था, ऑस्ट्रेलिया से बोला गया था, ठीक है, लेकिन जो मौलिक कर्तव्य है वो कहाँ से लिया गया है, तो सोवियत संघ रूस से लिया गया। तो सभी का कॉन्सेप्ट याद रखें, ठीक है। अब चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 55 नंबर सवाल है कि किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। बहुत अच्छा सवाल है, तो राज्यसभा हो जाएगा इसका राइट आंसर। पहले भी मैं करा चुका हूँ फ्रेंड्स, अगर पहले मेरी वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैं बताया होगा, क्योंकि राज्यसभा का अध्यक्ष सदस्य वो नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा का सभापति ही होता है जो उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर सवाल को देखें। सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ एवं लोकसेवा आयोग, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल जैसी संस्थाओं में एक लक्षण समान है, वह क्या है। इन सभी में एक लक्षण समान है, वो क्या है, 56 का डी हो जाएगा राइट आंसर। ये सभी है जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ लोकसेवा आयोग, नियंत्रण महालेखा परीक्षक, सभी है जो क्या है, एक संवैधानिक संस्थाएं हैं। सवाल नंबर 57 को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है। 57 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 58 को देखें। इक्को मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाण पत्र का चिन्ह होता है कि वह उत्पाद, देखिए बहुत बार मैं क्वेश्चन बता दिया हूँ फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से आपको इसका आंसर सबको पता होना चाहिए। अब एग्जाम के दृष्टिकोण से तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है, ये आपका पर्यावरण दृष्टि से अनुकूल उत्पाद होता है, उसी को इक्को मार्क चिन्ह दिया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, पर्यावरण दृष्टि से अनुकूल होना चाहिए। सवाल नंबर 59 को देखें। कृषि के उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है किसके द्वारा। टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल है आपका, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 60 को देखते हैं। रुपये की परिवर्तनीयता से क्या तात्पर्य है। 60 का राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या है, तो इसका जो ए में दिया है, रुपये के नोटों के बदले सोना प्राप्त कर सकता है, नहीं। रुपये के मूल्य को बाजार की शक्तियां द्वारा निर्धारित होने देना, ये भी नहीं है। 60 का है आपका कि रुपये को अन्य मुद्राओं और अन्य मुद्राओं को रुपये में परिवर्तित करने की स्वतंत्र रूप से अनुज्ञा प्रदान करना, जी इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 60 का सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 61 को देखें कि अवमूल्यन शब्द का क्या अर्थ है। बहुत अच्छा सवाल है। 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा, अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य घटना ही अवमूल्यन कहलाता है। अन्य मुद्रा की तुलना में जो अपना स्वदेशी मुद्रा है उसका घटना ही अवमूल्यन कहलाता है। 62 नंबर सवाल को देखें कि कच्चे आम सिकुड़ जाते हैं जब लवण जल में उनका अचार बनाया जाता है, यह परिघटना किससे संबंधित है। अच्छा सवाल है, इंटरेस्टेड सवाल है। इसका हो जाएगा परासरण के कारण ऐसा होता है। कच्चे आम सिकुड़ क्यों जाते हैं, जब उसको नमक में उनका अचार बनाया जाता है, तो परासरण के कारण ऐसा वो सिकुड़ जाता है। 63 नंबर सवाल को देखिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। इसमें से 3 सही है और एक गलत है, चुनना है। तो देखिए हाइड्रोजन एक तत्व है, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व, ये भी सही है। हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है ये, ठीक है। हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन होते हैं, प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और टाइटेरियम, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है कि हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते हैं, नहीं, गलती है, इसका 3 होता है फ्रेंड्स, प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और टाइटेरियम होता है इसका समस्थानिक, तो ये गलत हो गया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक विस्फोटक मिश्रण बनाते हैं, ये भी बनाते हैं, नहीं, सब सही है। आपका ऑप्शन नंबर सी है जो गलत है, इसलिए पूछा जा रहा है कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 64 को देखें। ब्रायोफाइट प्रकाश संश्लेषी तो होते हैं परंतु उनमें संवाहनी उत्तक और वास्तविक जड़ें नहीं होती है,
इस विशेषता के कारण वे निम्नलिखित में से किसके सदृश होते हैं। तो 64 नंबर सवाल का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शैवाल हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल को देखते हैं 65 नंबर सवाल की, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका अंग कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है। बहुत अच्छा सवाल है, कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है, 65 का गेट करिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है फ्रेंड्स। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका का द पावर हाउस ऑफ द सेल, ऊर्जा कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहता है, माइटोकॉन्ड्रिया का, वहीं पर श्वसन स्थल होता है, जिसके श्वसन होने के कारण तो वहाँ पर एटीपी के रूप में ऊर्जा निकलता है। ठीक है फ्रेंड्स, एटीपी के रूप में वहाँ पर ऊर्जा निकलता है, ये भी याद रखिएगा। तो 65 का हो गया, कोशिका का श्वसन स्थल किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया का। अगला सवाल है फ्रेंड्स, विटामिन और रोग के निम्नलिखित युगों में से कौन से सही सुमेलित है, कौन सुमेलित है। विटामिन ए के कमी से रिकेटस, बिल्कुल ये गलत है। विटामिन डी के कमी से रिकेट्स बीमारी होता है, जिसे सूखा रोग कहते हैं, बच्चों में होता है। विटामिन बी से बेरी बेरी सही है, विटामिन सी से, यानी कि 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, ये आपका मैथ से है, तो मैथ इसका सोल्यूशन सिंपल सा मैथ है फ्रेंड्स, इसको आप आराम से बना सकते हैं। लिखा है √1 - sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 - cos स्क्वायर थीटा को हल कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 - sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भागा का चिन्ह है, तो यहाँ पर हम भागा दे दिए। फिर 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अभी दोनों का अंडर रूट है, ठीक है, तो अंडर रूट है तो स्क्वायर से आपका क्या रूट खत्म हो जाएगा। अब बच गया cos थीटा बटा sin थीटा, तो cos थीटा बटा sin थीटा किसका मान होता है, cot थीटा का मान होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका अथी करने वाला क्वेश्चन, इसका आंसर मैं बता देता हूँ, वीडियो पॉज करके इसे सोल्व कर लीजिएगा। 68 नंबर जो सवाल है इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। किसका सोल्यूशन बहुत लंबा होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी है, इस पर पॉसिबल नहीं है, तो ए और बी इसका मान आएगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका, ये देखिए, शब्द डिस्टेंस के अक्षरों को अलग अलग कितनी तरह से क्रमबद्ध किया जा सकता है कि सभी स्वर साथ साथ आए। ठीक है फ्रेंड्स, इसका भी देख लीजिएगा, इसका आंसर मैं बता देता हूँ। 69 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कितना आएगा, यानी 4320 बार आएगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका, देखिए 3 + 4i का संयुग्मी होगा, तो इसका अपोजिट होता है, यानी प्लस है फ्रेंड्स तो इसका माइनस है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। इस तरह का प्रश्न पूछे फ्रेंड्स कि 3 + 4i है, तो और भी कुछ दिया रहा है, इसका संयुग्मी योग क्या होगा, तो इसका अपोजिट हो जाता है, तो माइनस है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर सवाल देख लिए फ्रेंड्स। अब 72 नंबर सवाल को देखते हैं, नीचे दी गई संख्याओं में किसका वर्गमूल परिमेय है। वर्गमूल देख लिए वर्ग करके, तो 26 का वर्गमूल करिएगा कितना होता है, 6 × 6 = 36, यानी 26 से 576 होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट है, बाकी सभी जो नहीं हो जाएगा। ठीक है, नीचे दी गई संख्याओं में से किसका वर्गमूल परिमेय है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर ये हो जाएगा आपका। चलिए अगला सवाल आपका क्या है कि एक खोखले बेलनाकार डब्बों और गोलाकार गेंद की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है, तो बेलन की भीतरी सतह का क्षेत्रफल और गेंद के संपूर्ण सतह के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो 73 नंबर जो आपका सवाल है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, हल करिएगा, कट करिएगा तो 1 आ जाएगा। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स कि इतना तथा इतना बिंदुओं से होकर गुजरता है वृत्त का केंद्र क्या होगा। तो 74 नंबर का देख लिया फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए सवाल नंबर 75 को देखते हैं। चलिए देखिए, देखो एक इन आंकड़ों में का माध्य या बहुलक क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको मैं बताता हूँ। तो क्या करना है, सबसे पहले इसको डिजिट को गिन लेना है, कितना है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है, टोटल डिजिट कितना है, 14 है। अब सभी को क्या करेंगे फ्रेंड्स, मान निकालेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, सबको जोड़िएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसको जोड़िएगा तो 9 1 10, टोटल जोड़िएगा तो कितना आता है, 56 आएगा। ठीक है, टोटल को इसको जोड़िएगा सबको, जैसे 9 1 10 5 15 15 4 19 19 2 21 21 1 22 22 22 8 30 1 31 31 9 40 40 2 42 1 43 43 43 44 44 2 44 2 46 1 47 47 9 कितना होता है, 56 होता है। ठीक है, सबको जोड़िएगा तो कितना आया, 56। और टोटल डिजिट कितना था फ्रेंड्स आपका, 14 आया था। काट दिए इससे तो 14 तक 56 आ गया। ठीक है, 4 आ गया इसका फ्रेंड्स। अब देखिए बहुलक कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा कौन आया है, 1 आया है जो 4 बार आया, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 और 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 76 को देखिए, खेत है जहाँ धान के बहती नदी, यह किनकी उक्ति है। किसने कहा था, खेत है जहाँ धान की बहती नदी। तो आपको 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 76 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवन दास का द्वारा कहा गया था, खेत है जहाँ धान बहती नदी। चलिए सवाल नंबर 77 को देखते हैं। सवाल नंबर 77 है, जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, यह किनकी उक्ति है।
77 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आपका दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर ने ऐसा कहा है फ्रेंड्स। ठीक है, अगला सवाल आपका है 78 नंबर की, सुमित्रानंद पंत किस प्रवृत्ति के कवि थे? देखिए बहुत अच्छा सवाल है आपका साहित्य से। तो किस प्रवृत्ति के कवि थे? तो आपका ये छायावादी कवि के अंतर्गत आते थे। ठीक है, सुमित्रानंद पंत है जो आपका छायावादी कवि के अंतर्गत आते थे। यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर 78 का। 79 का, वसन शब्द का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है आपका वस्त्र होता है। वसन मीन्स क्या होता है? वस्त्र होता है। अगला सवाल को देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बलिया में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो इनका बलिया में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स? तो आपका इनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। याद रखिएगा 19 अगस्त 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बलिया में। अगला सवाल 81 नंबर को देखिए, सोल्डर किसका मिश्र धातु है? सभी जानते होंगे, टीना और लेड, यानी टीना और सीसा का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 82 नंबर देखिए, भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस को क्या कहा जाता है? चलिए इसका आप लोग सही करें, राइट आंसर क्या होगा? 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस क्लोरीन गैस का इस्तेमाल करता है। अगला सवाल को देखते हैं, सिरका निम्नलिखित में से किसका वाणिज्यिक नाम है? सिरका किसे कहते हैं, यानी सिरका में किस अम्ल क्या पाया जाता है? ये भी पूछा जा सकता है। तो इसका तो मैं ऐसा ट्रिक बताएं कि आपको कोई कंफ्यूजन होने की बातें नहीं है। सिर में क्या होता है? देखिए ये हो गया सिर, सिर में क्या होता है? टिक होता है। क्या होता है? सिर में टिक होता है। जब भी सिरका के बारे में पूछे तो टिक पकड़ना है फ्रेंड्स, यानी ऐसे टिक। देखिए टिक इसमें आ रहा है ना, तो सिर में क्या होता है? टिक होता है। तो इस तरह से याद रखें। 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन घुमा करके पूछा जाए आपको कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। 84 निम्नलिखित में से उस कण का नाम बताइए जिसका की श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम के विखंडन के दौरान बना रहना अनिवार्य है। बहुत अच्छा सवाल है। तो क्या होगा? न्यूट्रॉन होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन से ही बमबारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 85 को देखते हैं, घरेलू खाना पकाने की गैस में निम्नलिखित में से प्रायः क्या होता है? जो आपका लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, एलपीजी। एलपीजी में क्या होता है फ्रेंड्स? तो गेस करिए। 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होता है। अच्छा, एक सवाल इससे और पूछा जाता है, वो भी सुन ले कि जो एलपीजी है इसमें गंध के लिए क्या डाला जाता है? तो उसमें मरकैप्टन, मिथाइल मरकैप्टन डाला जाता है। मरकैप्टन अगर जो नहीं डालेगा कितना आदमी मर जाएगा फ्रेंड्स, आप लोग को पता है। इसमें भी ट्रिक है, इस तरह से याद रख सकते हैं, मरकैप्टन। ठीक है, यानी कि चूंकि एलपीजी होता है फ्रेंड्स, एलपीजी होता है जो गंधहीन गैस होता है, इसमें गंध होता ही नहीं है। ठीक है, तो लेकिन इसको इसलिए मिलाया जाता है ताकि जब इसका रिसाव हो तो हमको पता चले। तो इसको किस तरह से याद ट्रिक करके बताया मैंने याद करने के लिए। इसमें क्या होता है? मिथाइल मरकैप्टन होता है। मरकैप्टन, मरकैप्टन होता है फ्रेंड्स। अगर जो मरकैप्टन नहीं डाला जाए तो कितना आदमी मर जाएगा, इसलिए उसमें मरकैप्टन मिलाया जाता है ताकि गैस लीकेज हो और सबको पता चले और उसमें अलर्ट हो जाए। तो याद हो जाएगा ना मेरे ख्याल से फ्रेंड्स, आप कभी नहीं भूलिएगा। सिरमेटिक, एसिटिक, ये भी नहीं भूलना है। और मरकैप्टन किस में रहता है? आपका एलपीजी में डाला रहता है गंध के लिए। 86 को देखें, निम्नलिखित में से संश्लिष्ट पॉलीमर कौन सा है? 86 का राइट आंसर क्या होगा? गेस करिए। सिल्क है, प्रोटीन है, आपका पॉलिस्टाइरीन है और मंड और डार्च है लास्ट में। 86 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, निम्नलिखित में से संश्लिष्ट पॉलीमर कौन सा है? तो पॉलिस्टाइरीन हो जाएगा। अगला सवाल को देखें कि जब मानव हृदय में बाएं नीले का संकुचन होता है तो रक्त निम्नलिखित में से किस तरफ जाता है? जब मानव हृदय में नीले का संकुचन होता है, देखिए इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। ये आपका मानव हट हो गया, इसमें टोटल कितने 4 चेम्बर होते हैं। इसको बायां आलिंद बोलते हैं, इसको दायां आलिंद बोलते हैं। नीचे वाला पोर्शन इसको बायां नीले बोलते हैं, इसको दायां नीले बोलते हैं। तो पूछा जाता है नीले किधर होता है? तो नीचे होता है। और टोटल चेम्बर कितने होते हैं? कोष्ठक कितने संख्या? 4 होते हैं। तो याद रखिएगा, ये भी इससे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है जब मानव हृदय में बाएं नीले का संकुचन होता है। ठीक है, बाएं साइड में जो नीले है इसका संकुचन होता है आपका इसका, तो रक्त निम्नलिखित में से किस तरफ जाता है? तो सवाल नंबर 87 है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 87 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 87 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महाधमनी। एक सवाल इससे और पूछा जाता है कि जो शुद्ध रक्त कौन धोता है? तो धमनी है जो शुद्ध रक्त को धोता है, और शीरा होता है जिसे वेन कहते हैं वो अशुद्ध रक्त को धोता है। याद रखिएगा, लेकिन एक इसमें अपवाद है, वो भी याद रखें कि जो फुफ्फुसीय धमनी है वो उल्टा आपको अशुद्ध रक्त को धोता है, और जो फुफ्फुसीय शीरा है अपवाद स्वरूप वो है जो शुद्ध रक्त को धोता है। ठीक फ्रेंड्स, तो वो भी याद रखिएगा। अगला सवाल 88 को देखें, परागन के दौरान पराग कणों को ग्रहण करने वाला पुष्पी भाग होता है, क्या होता है? 88 का
अच्छा सवाल है। तो 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, उसको क्या कहते हैं, हक बिंदु कहते हैं। परागन के दौरान परागकणों को ग्रहण करने वाला पुष्पिका भाग कौन होता है? तो इसमें सेट में जो आपका दिया हुआ है फ्रेंड्स, आपको क्या कहा जाता है, उसे हक बिंदु कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है इसका। चलिए सवाल नंबर 89 को देखें कि किसी एथलीट को तत्क्षणिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कौन सा है? तो सभी जानते हैं कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है फ्रेंड्स। 89 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कोई भी खिलाड़ी है उसको तुरंत ऊर्जा चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट। 90 को देखें, निम्नलिखित संयोजन में कौन सा विषाणु मानवों के संक्रामक है? कौन सा विषाणु है जो मानवों का संक्रामक है? 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, H5N1 विषाणु है जो क्या है, मानव संक्रामक है। ये विषाणु याद कर लीजिएगा। ठीक है, H5N1 है जो ऐसा विषाणु, ऐसा वायरस है जो मानव संक्रामक के लिए जाना जाता है। ठीक है, इसके कारण से क्या होता है, तो बर्ड फ्लू हो जाता है। ठीक है, H5N1 के कारण से क्या होता है, तो इसे बर्ड फ्लू हो सकता है। चलिए अगला सवाल देते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन। देखिए पूछा गया है फ्रेंड्स आपका RRB में थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावित कहाँ से किया जाता है? तो सवाल नंबर जो 91 है, कहाँ से होता है? अपटू ग्रंथि से आपको कराया जाता है। अपटू ग्रंथि को क्या थायराइड ग्लैंड भी कहा जाता है? तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, यानी कि 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिए अपटू ग्रंथि रहेगा फ्रेंड्स, कहीं कहीं पर क्या रहेगा, थायराइड ग्लैंड रहेगा। तो थायराइड हो गया आपका हिंदी अंग्रेजी टर्म हो गया, और उसी का हिंदी है जो अपटू ग्रंथि है। तो थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावित कहाँ से होता है? तो अपटू ग्रंथि यानी थायराइड ग्लैंड से होता है। चलिए 92 को देखते हैं कि खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन क्या है? खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन क्या है? तो 92 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट। बहुत अच्छा सवाल है, यानी इसको जो सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है, जो खाद्य पदार्थ होता है उसके। 93 को देखें कि व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य क्या है? अच्छा सवाल है। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, यानी ए और बी दोनों। जो व्यावसायिक बैंक होते हैं उनको ग्राहकों का जमा स्वीकार करता है और ऋण तथा अग्रिम भी देते हैं, दोनों है जो व्यावसायिक बैंक का ये प्रमुख कार्य है। 94 को देखें कि वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है? तो वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो कांस्टेबल ड्राइवर का एग्जाम उनके लिए भी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यटन। ठीक है, पर्यटन है जो वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है, तो आपको पर्यटन से मिला है। चलिए 95 नंबर सवाल से देखिए आपका क्या है फ्रेंड्स, कि बाजार को नियम का प्रतिपादन किया। बाजार के नियम का प्रतिपादन किसने किया? छोटा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाजार के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन JB ठीक है, JB से ने आपका बाजार का नियम का प्रतिपादन किया था। 95 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 96 को देखते हैं। सवाल नंबर 96 क्या है कि चूज द करेक्ट वर्ब एग्रीमेंट विथ देयर सब्जेक्ट। चलिए तो देयर, देखिए यहाँ देयर इंट्रोडक्टरी लगा हुआ है फ्रेंड्स, तो इसके बाद में है जो वर्ब किस पे डिपेंड करता है, जो आगे देखा जाता है। तो यहाँ अगर जो प्लूरल है फ्रेंड्स तो प्लूरल वर्ब होगा, और सिंगुलर है तो सिंगुलर होगा। तो टू का रहा है, टू का बोध हो रहा है, देयर टू एरर्स यानी दो आर हो जाएगा। ठीक है, 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर वन रहता फ्रेंड्स तो इज हो जाता, लेकिन यहाँ पर टू है तो आर हो जाएगा। फिर द कलर ऑफ दिस हाउसेस, अब देखिए फ्रेंड्स ऑफ के पहले यहाँ इस पे ध्यान देना है आपको कि ये हाउसेस के पहले जो ऑफ लगा हुआ उसके पहले सब्जेक्ट कैसा है। तो कलर देखिए हमेशा सिंगुलर में काउंट होता है। ठीक है, तो इसके साथ में क्या हो जाएगा आपका, इज हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा द कलर ऑफ दिस हाउसेस इज। तो ये सब देखिए छोटी छोटी बातें हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा कि जब भी इस तरह का सेंटेंस रहे तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर काउंटेबल नाउन है, अगर प्लूरल है तो यहाँ पर प्लूरल होगा, यहाँ सिंगुलर है तो सिंगुलर होगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स लिव हियर, यानी यहाँ पर सभी धर्म के लोग रहते हैं। इसका राइट ट्रांसलेशन तो ये होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 98 का बी हो जाएगा। यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं, ये करेक्ट हो जाएगा। सभी धर्म के लोग रहते हैं गलत हो जाएगा, यहाँ रहते हैं ये भी गलत है, यानी यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं। चलिए फ्रेंड्स 99 नंबर सवाल को देखिए, चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने कर ही सेड टू मी इन्वाइटेड कॉमा डू यू वांट। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क्स लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 99 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड। ठीक है, अगला सवाल इस वीडियो का लास्ट सवाल है फ्रेंड्स, चूज द करेक्ट परफिक्स टू कंप्लीट द वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। परफिक्स मतलब भी बताया था फ्रेंड्स क्या होता है, अब सफिक्स मतलब भी बताए थे क्या, तो परफिक्स मतलब उपसर्ग होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, लगा इट वाज अ, क्या होगा इन हैप
अनहैप या मिसहैप होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका मिसहैप हो जाएगा। मिसहैप मतलब क्या होता है? मिसहैप मतलब दुर्घटना होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो सब प्रीफिक्स लगेगा यानी उपसर्ग लगेगा जो आपको मिस लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हो जाएगा। तो 100 नंबर हम लोग सवाल 100 क्वेश्चन को देखे, कंप्लीट प्रैक्टिस सेट को देखे, फिर इसका हर एक पोर्शन को हम लोग डिस्कस करते हुए किए फ्रेंड्स। थोड़ा वक्त लगा लेकिन अच्छी तरह से हम लोग किए। तो कैसा लगा प्रैक्टिस सेट फ्रेंड्स, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि प्रैक्टिस सेट मैं प्रत्येक दिन कोशिश करूँगा एक प्रोवाइड करता रहूँ अभी से, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। और फ्रेंड्स मेरे वेबसाइट का लिंक नीचे दिया हुआ है, फिर करंट अफेयर्स का एक नया चैनल बनाए उसका लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको भी जा करके आप लोग ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको भी ज्वाइन कर ले, उस पर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। अब वेबसाइट पे बहुत सारा पोस्ट है, वहाँ पर जाकर के आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, ठीक फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।